Hello friends, I, Zaire Bhatia, welcome you to my YouTube channel Maths DNA from Origin to Infinity. This video will be in Hindi because many students requested me to give the lecture in Hindi. तो ये मेरा सेकंड लेक्चर है और टॉपिक है डायगोनलाइजेशन एंड डायगोनल मैट्रिक्स। इस लेक्चर के अंदर हम जून 2011 से लेकर दिसंबर 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ शॉर्टकट्स और काउंटर एग्जाम्पल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एमसीक्यूज और एमएसक्यू सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट लेक्चर मैंने ऑलरेडी दे दिया है, जिसमें मैंने डेफिनेशन दी है और डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स की और डायगोनल मैट्रिक्स की। साथ ही साथ मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जून 2011 और दिसंबर 2011 के, और रिजल्ट्स भी दिए हैं कुछ। और उससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया है जो है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर CSIR नेट 2020। इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि आपको कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है और उसमें से कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, ताकि आप इजीली नेट की एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये वीडियो मत भूलना देखना। चलो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन 4 है कि 3 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं पहले वीडियो के अंदर। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, लेट n बी a 3x3 नॉन जीरो मैट्रिक्स विथ प्रॉपर्टी n² इक्वल्स टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। और ये क्वेश्चन पूछा गया था जून 2012 पार्ट सी के अंदर। इसके ऑप्शंस हैं ए, n इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, बी, n इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, ए में नॉट सिमिलर, फिर सी है n हैज वन नॉन जीरो आइगन वेक्टर, और डी आपके पास दिया गया है n हैज 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अब जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है उनको पता है कि ये एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है जिसे हम कहते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है n² इक्वल्स टू 0, जिसका मतलब है कि आपका n है वो एक नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि आपको n को 0 नहीं लेना है, ऐसा आपको बोला नहीं है कि आप n0 ही लो। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि जीरो मैट्रिक्स ये एक ऐसा नीलपोटेंट मैट्रिक्स है कि जो डायगोनलाइजेबल होता है। तो यहाँ पे तो ये नॉन जीरो है हमारे पास, तो इससे हमें मिलेगा कि ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, क्योंकि वो कह रहा है कि n इज नॉट सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। और ऑप्शन बी है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि ए इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब बढ़ते हैं आगे, हमारे पास ऑप्शन सी है n हैज आइगन वेक्टर। वो बोल रहे हैं कि n के पास एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर है। हमें पता है कि नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स गिव्स अस द नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है। जब आप नलिटी फाइंड करते हो तो आपको मिलता है कि उस आइगन वैल्यू के पास कितने आइगन वेक्टर्स हैं। यहाँ पे n² इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ n क्या होगा, 0 होगा। अब डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो रैंक ऑफ n स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा, क्योंकि n क्रॉस n मैट्रिक्स अगर होगा तो वो उससे छोटा होगा। यहाँ पे n हमारे पास 3 है, तो हम रैंक नलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा रैंक ऑफ n प्लस नलिटी ऑफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कि यहाँ पे 3 है। तो नलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक ऑफ n, जो कि स्ट्रिक्टली आपको 1 से बड़ी मिलेगी। तो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। फिर बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन डी जो कह रहा है कि n हैज 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अब हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं n, जिसमें नीचे की दो रो 0 है और ऊपर के फर्स्ट रो में आपके पास एंट्रीज है 0 1 0। तो यहाँ पे n के पास सिर्फ एक ही नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है जो है 1 0 0, और आपका n² इक्वल्स टू 0 इसके अंदर इजीली मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी है वो फॉल्स हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन, लेट ए बी अ 3x3 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स विथ a क्यूब इक्वल्स टू -1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और ये पूछा गया था दिसंबर 2011 में पार्ट सी के अंदर से, ये क्वेश्चन रह गया था लास्ट टाइम। हमारे पास ऑप्शन है ए हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, बी ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी है ए इज ट्रायंगुलाइजेबल ओवर सी, और डी है ए इज नॉन सिंगुलर। तो ये सॉल्व करने से पहले हमें कुछ रिजल्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। हमारे पास सबसे पहला रिजल्ट आता है कि a इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 0, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 0 इफ एंड ओनली इफ 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a। बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट था, लेकिन काम आता है हर बार। और दूसरा, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज
triangularizable over C because characteristic polynomial always has factors over C. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम ट्रायंगुलराइजेबल ऑलवेज कर सकते हैं C के ऊपर। अब चलो सॉल्व करते हैं। हमें कहा है पहले ऑप्शन में A में कि भाई A हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। अब ये गलत है क्योंकि हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेंगे इसको कि सपोज करो A इक्वल्स टू -i, मतलब कि डायगोनल पे आपके पास सारी एंट्रीज -1 है, तो आपको A क्यूब क्या मिलेगा, -i ही मिलेगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास सारी आइगन वैल्यूज सेम आ रही है -1, लेकिन A कह रहा है कि उसके पास 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, तो जो गलत है तो हमारा A इज नॉट करेक्ट। अब B है A इज डायगोनलाइजेबल ओवर C। हमें पता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल फ्रॉम मैट्रिक्स डिवाइड्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, तो वो होगी a क्यूब इक्वल्स टू -1 था तो a क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें मिलता है लैम्बडा क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड विच इम्प्लाइज लैम्बडा इक्वल्स टू -1 का क्यूब रूट। तो यहाँ पे लैम्बडा हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जो होता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें मिनिमल पॉलिनोमियल मिलेगी लैम्बडा क्यूब प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है और डिफरेंट है। हियर ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड सो इट इज डायगोनलाइजेबल। हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है। अब लेते हैं ऑप्शन सी। सी कह रहा है ए इज ट्रायंगुलराइजेबल ओवर सी। अब जैसा कि हमने आगे रिजल्ट में पढ़ा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज ट्रायंगुलराइजेबल ओवर सी बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑलवेज फैक्टर्स ओवर सी। तो ऑप्शन सी सीधा ट्रू हो जाएगा अगर आपको रिजल्ट पता है तो। और लास्ट ऑप्शन जो हमारा डी है कि ए इज नॉन सिंगुलर। अब अगर हमारे पास आइगन वैल्यूज आई 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें से एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है, तो हमारा मैट्रिक्स जो ए है वो पक्का नॉन सिंगुलर ही होगा। तो ऑप्शन डी भी आपका सही है, तो आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं बी, सी एंड डी। अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन 6 है लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और ये पूछा गया था जून 2013 पार्ट बी के अंदर। मोस्टली क्वेश्चन पार्ट सी में होते हैं, एक आध क्वेश्चन ही पार्ट बी में आपको मिलेगा, वरना ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको 4.75 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। आपको इसमें ऑप्शन दिए गए थे इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बी और सी है कि इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर, और सी है कि इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आई देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर ओनली ओवर सी। यहाँ भी ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओनली। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन डी दिया गया है तो ओनली मैट्रिक्स ऑफ साइज n satisfying कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a इज a। यहाँ पे भी आपके पास वर्ड आ रहा है ओनली, तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखते हैं आगे, इसको चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास a है कि इफ a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 देन a इज डायगोनलाइजेबल ओवर c। तो एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं हम कि a इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स विथ एंट्रीज 0 1 0 0, तो हमें a स्क्वायर मिल जाएगा 0 0 0 0, और यहाँ पे वापस हमारा a कौन सा हो जाएगा, एक नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने नोट किया, लेकिन हर बार ये रिजल्ट से एक क्वेश्चन तो होता ही है। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जिनके ऊपर से हर साल आपको क्वेश्चन मिल जाता है, तो उन रिजल्ट्स का एक अच्छे से लिस्ट बनाओ और उनको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहो। अब यहाँ पे ये नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और हमें वापस पता है कि जीरो मैट्रिक्स ही एक ऐसा मैट्रिक्स है जो नीलपोटेंट है और डायगोनलाइजेबल है, पर ये तो नॉन जीरो है, तो ये हमारा डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट नहीं हो सकता है। अब लेते हैं ऑप्शन बी को कि इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। तो इसकी हम पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, तो वो हो जाएगी लैम्बडा स्क्वायर -1, और इसकी आइगन वैल्यूज आपको मिलेंगी 1 और -1। तो यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल हमें, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी, तो मिलेगी लैम्बडा +1 इंटू लैम्बडा -1, और वो दोनों डिस्टिंक्ट है और अलग अलग है, तो हमें इजीली मिल जाता है कि हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइजेबल है ओवर आर। तो आर के ऊपर आप उसको डायगोनलाइज कर सकते हो, तो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है। अब लेते हैं ऑप्शन सी को, इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओनली ओवर सी। अभी हमने आगे देखा कि भाई आर के ऊपर तो ये डायगोनलाइजेबल है,
तो बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि अगर R पे है तो C पे तो हो ही जाएगी, तो वो ऑप्शन C को भी टिक कर देते हैं। लेकिन देखो, जैसे कि मैंने पहले बोला था, वर्ड ओनली इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कह रहे हैं सिर्फ ओनली, मतलब सिर्फ C पे, R पे नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। C is not true because the minimal polynomial is product of distinct linear factors 1 and -1, which means it is diagonalizable over R and C both। दोनों पे अगर यहाँ से अगर ओनली निकाल दिया होता तो ये सही हो जाता हुआ। तो नेट में ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है, आपको क्वेश्चन को और उसके ऑप्शंस को अच्छे से समझना है, तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब ऑप्शन डी लेते हैं, तो ओनली मैट्रिक्स ऑफ साइज n सेटिस्फाइंग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A इज A। तो हम यहाँ पे भी एक काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं। जब हमने A लिया था 0 1 0 0, तो एक मैट्रिक्स M ले लो जो आएगा 0 0 1 0, तो आपको A स्क्वायर इक्वल टू 0 और M स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने जो काउंटर एग्जांपल A दिया वही होगा, उसके अलावा भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो D इज नॉट करेक्ट, तो आपका सिर्फ करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन B। और ये आप कहोगे सर इतने सारे काउंटर एग्जांपल्स हम कैसे बनाएंगे, तो आप प्रैक्टिस से बनाओगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको काउंटर एग्जांपल्स आते जाएंगे, आपको एग्जाम में कैसे बनाने हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कि let A be a 4x4 matrix over C such that rank of A equals to 2 and A cube equals to A square is not equals to 0, and suppose A is not diagonalizable। देखो यहाँ पे बोला है नॉट डायगोनलाइजेबल, मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। देन विच वन इज ट्रू, और ये पूछा गया था जून 2014 के अंदर, पार्ट सी के अंदर। ऑप्शन हैं ए, वन ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज 0 1 0 0। फिर सेकेंड था ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। थर्ड सी था देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर v such that a into v is not equals to 0 but a square v equals to 0। और लास्ट डी ऑप्शन दिया गया था द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a is x raised to 4 minus x क्यूब। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़े बहुत रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं। हमारे पास रिजल्ट आते हैं कि फॉर एन आइगन वैल्यू लैम्बडा वी हैव ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा। उस आइगन वैल्यू के कितने जॉर्डन ब्लॉक्स बनेंगे उसका मतलब है उसके पास कि उसकी कितनी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, जिसको हम लिखते हैं नलिटी ऑफ a माइनस लैम्बडा आई। और सेकंड, लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू लैम्बडा इज द डिग्री ऑफ x माइनस लैम्बडा इन द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स। मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर x माइनस लैम्बडा मतलब आपकी जो आइगन वैल्यू है उसका जो आपके पास टर्म है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही आपका जॉर्डन ब्लॉक का लार्जेस्ट फॉर्म होगा, उसका लेंथ होगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए आपको दिया है वन ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज 0 1 0 0। यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिलेगी, तो लैम्बडा रेज टू 4 माइनस लैम्बडा क्यूब। ये कहाँ से मिली, हमें दिया था ए क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर। आप दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा ए रेज टू 4 इक्वल्स टू ए क्यूब। अब केले हैमिल्टन थ्योरम से हमें मिलेगा लैम्बडा रेज टू 4 माइनस लैम्बडा क्यूब इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल के तीन ऑप्शन हो जाते हैं, लैम्बडा इंटू लैम्बडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, या तो फिर लैम्बडा स्क्वायर इंटू लैम्बडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और या तो फिर लैम्बडा क्यूब इंटू लैम्बडा माइनस 1 दैट विल बी अगेन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लैम्बडा इंटू लैम्बडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लेते हैं देन इट विल हैव डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। तो ये डिस्टिंक्ट फैक्टर्स मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। और हमें कहा है कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो हम लैम्बडा इंटू लैम्बडा माइनस 1 को मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं ले सकते हैं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, तो मिनिमल पॉलिनोमियल हमारी एक ही हो जाएगी लैम्बडा स्क्वायर इंटू लैम्बडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जैसे ही ये हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल होगी तो हमें क्या मिलता है कि लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक विल बी ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि उसका 0 का ऑर्डर उसमें 2 है, लैम्बडा स्क्वायर है और आइगन वैल्यू 0। तो हमारा जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि डायगोनल पे हमारी आइगन वैल्यूज जो कि 0 0 है, डायगोनल के नीचे सारी एंट्री 0 और डायगोनल के ऊपर की सुपर डायगोनल की एंट्री आपको 1 मिलेगी। तो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में आपको जॉर्डन ब्लॉक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। फिर आपको दिया है ऑप्शन बी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इज नॉट इक्वल्स टू 0।
अब जैसा कि हमने आगे पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास, लैम्डा रेज़ टू 4 माइनस लैम्डा क्यूब इक्वल्स टू 0, और मिनिमल पॉलिनोमियल्स के हमारे पास 3 ऑप्शन है, लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और लैम्डा क्यूब इंटू लैम्डा माइनस 1 इज अगेन इक्वल्स टू 0। पर जैसे आगे डिस्कस किया था वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हमें मिनिमल पॉलिनोमियल मिल जाएगी लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और thus the matrix will not be a diagonalizable over R। तो B हमारा करेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो कह रहा है कि वो डायगोनलाइजेबल होना चाहिए R के ऊपर, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू a नहीं हो सकता है सही। अब ऑप्शन सी में कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर v सच दैट AB इज नॉट इक्वल्स टू 0 बट a स्क्वायर इंटू v इक्वल्स टू 0। तो आप एक मैट्रिक्स ले लो 4x4, इसकी एंट्रीज है 0 1 0 0, बाकी की दो रोज जीरोस और लास्ट रोज 0 0 0 1। एक वेक्टर v ले लो 1 0 0 0, और फिर आप वेरीफाई कर लो तो आपको ये a इंटू वी नॉन जीरो मिलेगा, लेकिन a स्क्वायर इंटू वी 0 मिल जाएगा। और फिर हमारे पास ऑप्शन डी आता है कि द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a इज x रेज़ टू 4 माइनस x क्यूब। अब ये सही है क्योंकि हमें a क्यूब इक्वल्स टू a स्क्वायर दिया है, तो दोनों साइड जब a से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाता है a रेज़ टू 4 इक्वल्स टू a क्यूब, और a रेज़ टू 4 माइनस a क्यूब इक्वल्स टू अगर 0 ले रहे हैं तो हमें मिलेगा लैम्डा रेज़ टू 4 माइनस लैम्डा क्यूब इक्वल्स टू 0। वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाती है x रेज़ टू 4 माइनस x क्यूब। तो ये हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, तो हमारे आंसर हो जाएंगे ए सी एंड डी। अब लेते हैं 8th क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर। नॉट डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल होना नहीं चाहिए, पूछा था दिसंबर 2014 में पार्ट बी के अंदर। ऑप्शन थे ए एक 3x3 मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज है 1 1 0 0 2 0 एंड 0 0 1, बी 1 1 0 0 2 1 एंड 0 0 3, सी में है 1 1 0 0 1 0 एंड 0 0 2, और ऑप्शन डी है 1 0 1 0 2 0 एंड 0 0 3। इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ रिजल्ट्स पता होने चाहिए, वो रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास पहला आता है अ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ इट हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। उसके पास अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो वो डायगोनलाइजेबल पक्का होगा ही। सेकंड, अ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल if algebraic multiplicity equals to geometric multiplicity for each eigen value। Next है if for any eigen value algebraic multiplicity equals to 1 then algebraic and geometric multiplicity both will be equal। मतलब कि अगर वो आइगन वैल्यू एक बार कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में आ रही है तो वो मिनिमल पॉलिनोमियल में भी एक बार तो आएगी ही। और फिर लास्ट, फॉर अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस डायगोनल एंट्रीज आर इट्स आइगन वैल्यूज। ये सबको पता है। चलो अब सॉल्व करते हैं। आपको ऑप्शन ए दिया गया है 1 1 0 0 2 0 एंड 0 0 1। तो यहाँ पे हमारे पास आइगन वैल्यूज है 1 1 एंड 2। अब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 हमारे पास 2 है और हमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 की फाइंड करनी है, जो हम फाइंड करेंगे नलिटी ऑफ a माइनस 1 i से। तो आप नलिटी फाइंड करो, a माइनस 1 आएगी तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, और उसको जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे रो रिड्यूस एक्चुअल फॉर्म में तो आपको मिलेगी नलिटी उसकी 2 है। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी आपको 2 मिल जाती है। तो अब चेक करते हैं आइगन वैल्यू 2 के लिए। तो आइगन वैल्यू 2 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। तो जैसा कि आगे बताया था रिजल्ट से आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसकी ज्योमेट्रिक भी 1 ही होगी, पर अगर आपको वेरीफाई करना है तो चलो वेरीफाई भी कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 की क्या होगी, 1 होगी। नलिटी ऑफ a माइनस 2i फाइंड करो, तो आपको कुछ इस तरह से एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी नलिटी सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हर एक आइगन वैल्यू की सेम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स a है वो डायगोनलाइजेबल है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। अब लेते हैं ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। दोनों में बहुत अच्छी बात है कि उस दोनों के आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है। B एंड D हैव डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज जो है 1 2 और 3। तो सीधा रिजल्ट अप्लाई कर दो कि B एंड D विल बी डायगोनलाइजेबल बिकॉज बोथ हैव डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। अब रह जाता है ऑप्शन सी। अब अगर 3 मैट्रिक्स हमें मिल गए जो कि डायगोनलाइजेबल है तो जो पक्का सी बच गया वो नॉन डायगोनलाइजेबल होगा, लेकिन उसको भी हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे एग्जाम में आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो, आपका टाइम बचा सकते हो उसके अंदर आप।
चलो ऑप्शन सी लेते हैं, जो मैट्रिक्स है इसकी एंट्रीज है 1 1 0 0 1 0 और 0 0 2। इसके आइगन वैल्यूज वापिस 1 1 और 2 ही है। अब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो 1 की 2 ही है, पर ज्योमेट्रिक हमें क्या मिलेगी, तो नलिटी ऑफ a माइनस 1i। तो चलो उसको ढूंढते हैं। नलिटी ऑफ सॉरी, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 आएगा। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 की आपको मिलेगी नलिटी ऑफ a माइनस 1i दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 की तो 1 ही मिली, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं है कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं है आइगन वैल्यू 1 के लिए, तो सी को आप डायगोनलाइजेबल नहीं कर सकते हो। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। आपको पूछा ही वही था, नॉट डायगोनलाइजेबल। अब लेते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, जो कि है लेट ए बी अ रियल एन क्रॉस एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। तो ये पूछा था दिसंबर 2014 में पार्ट सी के अंदर। अब देखो मोस्टली आपको क्वेश्चन पार्ट सी के अंदर ही दिए गए हैं। आपको फर्स्ट ऑप्शन है ए एक्स ए वाई इज इक्वल्स टू x and y for all xy belongs to r raised to n। ऑप्शन बी है all eigen values of a are 1 or -1। ऑप्शन सी है rows of a form an orthogonal basis of r raised to n। और डी है a is diagonalizable over r। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। तो a is an orthogonal matrix means that a into a transpose equals to a transpose into a and that is equals to I। हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ए एक्स ए वाई इक्वल्स टू एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर रेस टू एन। और हमारे पास डेफिनेशन से होता है कि ए एक्स ए वाई विल बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनटू ए एक्स एन ए वाई एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स वाई। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आपने पढ़ा होगा इसको मोस्टली ग्रेजुएशन के टाइम पे। तो आपका ऑप्शन ए सीधा करेक्ट हो जाता है, इसमें आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ले लेते हैं ऑप्शन बी ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 1 और -1। ये कह रहा है कि ए की हर एक आइगन वैल्यू या तो 1 होनी चाहिए या तो -1 होनी चाहिए। तो इसको हम काउंटर एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। हमें काउंटर एग्जांपल लेते हैं ए, जो कि एक 2x2 मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज है 0 -1 1 0। यहाँ पे हम ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिलेगा, तो ये ऑर्थोगोनल तो है ही। बट आप जब इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करोगे तो वो आपको मिलेंगी आई एन माइनस आई, मतलब कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज। बहुत इजी आइगन वैल्यूज फाइंड करना है। यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, तो लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो लैम्बडा इक्वल्स टू प्लस माइनस आई। तो आपको जो ऑप्शन बी है वो नॉट करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। अब लेते हैं ऑप्शन सी को, वो कह रहा है कि रोज ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोगोनल बेसिस। तो हाँ, ये सही है। इसका मतलब क्या है, लेकिन पहले वो समझ लो, साथ में ये सही हो जाएगा, आप खुद समझ जाओगे। इट मीन्स दैट when you take inner product of two rows of A with itself it will be 1 and with other rows it will be 0। मतलब अब जब एक रो को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलेगा, और जब उस रो को आप बाकी मैट्रिक्स की किसी और रो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो ये करेक्ट है। और ऑप्शन डी है ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर, आर के ऊपर डायगोनलाइजेबल होना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि हमें एक मैट्रिक्स ए मिला जिसकी आइगन वैल्यूज आई और माइनस आई है, और वो ऑर्थोगोनल बी है, तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकता है आर के ऊपर। तो आपके करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। अब लेते हैं 10th क्वेश्चन, जो आपको दिया गया है एन एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स satisfied a raised to k equals to I where k is greater than 1, a positive integer। Suppose 1 is not an eigenvalue of a, then which are true। और ये पूछा गया था जून 2015 के अंदर पार्ट सी के अंदर। आपको ऑप्शन दिए गए थे ए इज डायगोनलाइजेबल, बी a raised to k plus a raised to k minus 2 up to a equals to 0। सी है trace of a raised to k minus 1 plus trace of a raised to k minus 2 up to trace of a equals to minus n। और डी दिया गया है a raised to minus k minus 1 plus a raised to minus k minus 2 up to a inverse is equals to minus I। इसको भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ रिजल्ट्स होने चाहिए, तो पहले हम रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है कि अ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल is product of distinct linear factors। Second है minimal polynomial of a matrix divides any other polynomial
सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिक्स। फिर थर्ड यहाँ पे आपको दिया है कि हियर a इज नॉट इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ i। और लास्ट, द इक्वेशन x raised to k equals to 1 will have distinct roots. If roots were similar, then its derivative would also have the same roots, but derivative has only root 0, which is not the root of x raised to k minus 1 equals to 0. इसका पूरे का मतलब क्या होगा कि आपके पास x raised to k equals to 1 है, उसके पास डिस्टिंग रूट्स होंगे, क्योंकि अगर सेम रूट होता तो वो रिपीट होता उसके डेरिवेशन के अंदर भी, पर इसमें तो डेरिवेशन में सिर्फ 0 मिल रहा है आपको एज अ रूट, तो 0 तो आपका मेन रूट नहीं है, तो आपके पास डिस्टिंग रूट्स मिलेंगे। इसका मतलब यही हो रहा है। अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए दिया है आपके पास, ए इज डायगोनलाइजेबल, तो हम रिजल्ट यूज करते हैं कि हमारे पास जो फैक्टर्स है वो सारे डिस्टिंक्ट है, और अगर मिनिमल पॉलिनोमियल में सारे डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आपको मिलते हैं तो आपका मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब लेते हैं ऑप्शन बी को, a रेज टू k प्लस a रेज टू k माइनस 1 प्लस a रेज टू k माइनस 2 अप टू a इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। हमें दिया है कि a रेज टू k इक्वल्स टू i को लेफ्ट हैंड साइड लाओ तो a रेज टू k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a माइनस आई इंटू a रेज टू k minus 1 plus a raised to k minus 2 up to a plus I equals to 0 होना चाहिए। अब हमें दिया है कि a is not equals to I, तो डेफिनेटली a raised to k minus 1 plus a raised to k minus 2 up to a plus I should be equals to 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है a raised to k minus 1 plus a raised to k minus 2 up to a equals to minus I, और हमें तो दिया है कि वो इक्वल टू 0 हो रहा है, तो वो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। अब जाते हैं ऑप्शन सी के ऊपर, तो दिया है ट्रेस ऑफ ए रेज टू के माइनस 1 प्लस ट्रेस ऑफ ए रेज टू के माइनस 2 अप टू ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस एन। पूरा जैसे हमने ऑप्शन बी को सॉल्व किया वैसे ही हम सेम मेथड से ऑप्शन सी करेंगे। ए रेज टू के इक्वल्स टू आई, तो ए रेज टू के माइनस 1 आई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सेम फॉर्मूला सिंप्लीफाई करते जाओ तो आपको मिलेगा ए रेज टू के माइनस 1 प्लस ए रेज टू के माइनस 2 अप टू ए इक्वल्स टू माइनस आई। यहाँ पे आई आपके पास एक n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स ही है, तो जब आप ट्रेस लोगे दोनों साइड्स पे तो आपको मिलेगा ट्रेस ऑफ ए रेज टू के माइनस 1 प्लस ट्रेस ऑफ ए रेज टू के माइनस 2 अप टू ट्रेस ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू माइनस n। तो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाता है। अब आपके पास आता है ऑप्शन डी, ए रेज टू माइनस ऑफ के माइनस 1 प्लस ए रेज टू माइनस ऑफ के माइनस 2 अप टू ए रेज टू माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस आई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा तो हम जैसे पहले सिंप्लीफाई किया था वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे कि ए रेज टू के अगर 1 हो रहा है तो ए रेज टू के माइनस आई आपको 0 मिलेगा, और यहाँ तक तो पूरे स्टेप्स सिमिलर रहेंगे। अब हमें ये पता है कि ए इक्वल्स टू आई नहीं है, और ए रेज टू के माइनस 1 प्लस ए रेज टू के माइनस 2 अप टू आई इक्वल्स टू 0 है। साथ ही साथ ए के पास 0 आइगन वैल्यू नहीं है, तो क्या हुआ कि ए इज इनवर्टिबल, तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी इक्वेशन को ए रेज टू माइनस के माइनस 1 से, तो आपको मिल जाएगी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट इज ए रेज टू माइनस के माइनस 1 प्लस ए रेज टू माइनस के माइनस 2 अप टू ए रेज टू माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस आई। तो आपके करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए, सी एंड डी। अब लेते हैं 11th क्वेश्चन कि let T be an n cross n matrix with the property T raised to n equals to 0, then which of the following is or are true। और ये पूछा था जून 2016 के अंदर पार्ट सी के अंदर। आपको ऑप्शंस दिए गए थे, T has n distinct eigenvalues, B T has one eigenvalue of multiplicity n, C में है 0 is an eigenvalue of T, और ऑप्शन डी है T is similar to a diagonal matrix। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली अब आ ही जाएगा। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें दिया है कि T हैज n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो आप एक मैट्रिक्स T ले लो जो कि 0 मैट्रिक्स हो, तो उसकी सारी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0, जो डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए सीधा आपका करेक्ट नहीं होता है, इट इज नॉट करेक्ट। फिर हम लेते हैं ऑप्शन बी, T हैज वन आइगन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी n। अब ये सही हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि T रेज टू n इक्वल्स टू 0 है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी लैम्बडा रेज टू n इक्वल्स टू 0।
सो 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू विथ मल्टीप्लिसिटी n। तो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा और ये एक टाइप का वापस से नील पोटेंट मैट्रिक्स ही हो रहा है। फिर आपको दिया गया है सी कि 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी। अब अभी हमने ऊपर बी में कहा कि भाई हाँ 0 उसकी आइगन वैल्यू है, तो ट्रू बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज अगेन लैम्डा रेज़ टू n इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन बी और सी तो एक साथ सॉल्व हो गए। अब बच जाता है ऑप्शन डी कि टी इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। टी एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। अब ऊपर ही हमने चेक किया कि वो जो टी था वो हमारा एक नील पोटेंट मैट्रिक्स था जो कि नॉन जीरो था। तो हम एक वापिस से नॉन जीरो नील पोटेंट मैट्रिक्स ले सकते हैं। टी इक्वल्स टू 0 1 0 0, तो यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। तो टी एक नॉन जीरो नील पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, तो वो नॉन डायगोनलाइजेबल है। तो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट नहीं है। तो आपके करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन की ओर, जो पूछा गया है जून 2017 पार्ट सी के अंदर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस आर डायगोनलाइजेबल ओवर आर। और आपको ऑप्शंस दिए गए थे ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स with entries 1 2 3 0 4 5 and 0 0 6। ऑप्शन बी आपको 0 1 0 -1 0 0 and 0 0 1। सी में आपके पास है असिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसने ध्यान से देखा उसको ही समझ में आएगा। और फिर ऑप्शन डी है वापिस से एक नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ रिजल्ट्स पढ़ने पड़ेंगे वापस से, तो उसको चलो हम पहले पढ़ लेते हैं। हमारा पहला रिजल्ट है कि अ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ इट हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ये तो रिजल्ट हर बार आपको आना ही चाहिए। सेकंड, मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ algebraic multiplicity equals to geometric multiplicity for each eigen value। फिर थर्ड आपके पास आता है कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो जो मैंने लेक्चर 1 बनाया है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स दिए हैं, तो आप जाके वो देख सकते हो और उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। और साथ ही साथ फॉर अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस डायगोनल एंट्रीज आर इट्स आइगन वैल्यूज। और लास्ट रिजल्ट नॉन जीरो नील पोटेंट मैट्रिसेस आर नॉट डायगोनलाइजेबल। ये आपको पता ही था। चलो अब सॉल्व करते हैं। आपके पास ऑप्शन ए दिया गया है जिसमें आपकी आइगन वैल्यूज बनेंगी 1 4 और 6। और हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो आपका ए डायगोनलाइजेबल है तो वो करेक्ट है। फिर ऑप्शन बी दिया है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विथ एंट्रीज 0 1 0 -1 0 0 एंड 0 0 1। इसमें आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी जो कि मिलेगी आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0 से। तो आप इसको सॉल्व करो तो आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको आइगन वैल्यूज मिलेंगी लैम्बडा इक्वल्स टू 1 आई एन माइनस आई। अब ये आपके ऊपर, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये डिस्टिंक्ट है पर सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। और अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से सुना हो या पढ़ा हो तो आपको पूछा गया है कि वो आर के ऊपर कौन सा डायगोनलाइजेबल होता है। तो ये तो नहीं होगा डायगोनलाइजेबल, तो आपका ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट हो जाता है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि डिस्टिंक्ट तो मिल गई सर और ये डायगोनलाइजेबल था नहीं, तक कि आपको पूछा था आर के ऊपर और डिस्टिंक्ट थी आपकी सी के ऊपर। ऑप्शन सी लेते हैं। अब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्पेसिफिकली। और हमने जो रिजल्ट्स आगे पढ़े उससे हमें पता है कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर डायगोनलाइजेबल ओवर रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। और ऑप्शन डी, ये तो आपको मतलब समझ लो आ ही गया होगा। अब तो आपको नील पोटेंट मैट्रिक्स आएगा तो आप डायरेक्टली टिक कर दोगे। ये वापस से एक नॉन जीरो नील पोटेंट मैट्रिक्स है और ये डेफिनेटली डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो आपके करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। अगर आपने यहाँ तक नोट डाउन किया तो क्वेश्चन पे जो रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं वो सब बहुत ही रिपीटेड हैं और सेम है। मोस्टली नील पोटेंट, आइडेम्पोटेंट या मिनिमल पॉलिनोमियल सेम से, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वही आ रहा है। और साथ ही साथ वो लोग क्वेश्चन में रिजल्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, बस क्वेश्चन का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब 13th क्वेश्चन कि लेट A be an n cross n matrix with A square equals to A, then the options are A, the eigenvalue of A are 0 or 1, B, A is diagonal matrix with diagonal entries 0 or 1, C है
रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए, और डी है रैंक ऑफ आई माइनस ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ आई माइनस ए। ये पूछा गया था जून 2017 के अंदर पार्ट सी के अंदर। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है कि भाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 के लिए हैमिल्टन थ्योरम यूज करो, और आपको ऑप्शन ए है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 0 एंड 1। ऊपर जो आपको इक्वेशन दी है, अगर आप उससे मिनिमल पॉलिनोमियल बनाते हो तो आपको मिलती है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए विल डेफिनेटली डिवाइड लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है आपकी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी मिलती है हमारी आइगन वैल्यूज के लिए, ए की जो है 0 और 1, और ऑप्शन ए वही कह रहा है कि आइगन वैल्यू 0 और 1 होगी, तो आपका ऑप्शन ए वो करेक्ट है। ऑप्शन बी कह रहा है कि ए इज डायगोनल मैट्रिक्स विथ डायगोनल एंट्रीज 0 और 1। ये चेक करना पड़ेगा ये सही है कि नहीं है। तो आप एक मैट्रिक्स कंसीडर करो, इसकी फर्स्ट रो है 0 0 और सेकेंड रो है 1 1। यहाँ पे आपको ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए तो मिल जाएगा, पर ये एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। भले ही इसके डायगोनल एंट्री 0 और 1 है, लेकिन नीचे आपको एक और एंट्री 1 मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाता है। आपको वहाँ पे बहुत ही ध्यान देना है, एक आध वर्ड अगर इधर से उधर हो गया तो आपका पूरा ऑप्शन या पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी के ऊपर। वो कह रहा है कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए। अब यहाँ पे हमारा ए है वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनलाइजेबल है? क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल प्रोडक्ट है डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स की, और उसके फैक्टर्स है 0 और 1। अब जब कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है तो क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके मेरा वीडियो देखो, जो कि मेरा फर्स्ट लेक्चर है वो। सपोज हम यही मैट्रिक्स ले लेते हैं ए वाला 0 0 1 0, देन वी हैव एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स P such that P inverse AP equals to D, where D is a diagonal matrix whose entries will be 0 and 1। यहाँ पे 0 और 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी आइगन वैल्यू 0 और 1 है। डिपेंड करता है हर एक मैट्रिक्स की अपनी आइगन वैल्यूज पे कि उसको D कैसा मिलेगा। तो अगर आपको फाइंड करना है कि ये P कैसे ढूंढते हैं या ये D कैसे ढूंढते हैं, तो भी मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, उसके अंदर मैंने डिटेल में आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि आप कैसे P ढूंढोगे और कैसे डी ढूंढते हैं। तो आपके ए और डी क्या हो गए? सिमिलर मैट्रिसेस हो गए। तो अगर मैट्रिसेस सिमिलर हैं तो आपका रैंक ऑफ ए ट्रेस ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। सिंपल, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर आपको दिया है रैंक ऑफ आई माइनस ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ आई माइनस ए। अब ये सिमिलर ऑप्शन सी में जैसे किया वैसे ही करना है, बस इसमें सिर्फ आपको रैंक ऑफ आई माइनस ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ आई माइनस ए फाइंड करना है। तो वो होगा रैंक ऑफ आई होता है n, तो n माइनस रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू अगेन n माइनस ट्रेस ऑफ ए। तो ये सही है, तो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाता है। तो आपके करेक्ट आंसर्स हो गए ऑप्शन ए, सी एंड डी। अब हमारा 14th क्वेश्चन कि फॉर एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स B, लेट n be nullity of B equals to x belongs to R raised to m, bx equals to 0, and let A be a 4 cross 4 matrix with dimension of nullity of A minus 2i equals to 2 and dimension of nullity of A minus 4i equals to 1 and rank of A equals to 3। ये पूछा था जून 2017 पार्ट सी के अंदर। अब देखो आपको जून में 2 क्वेश्चन मिल गए पार्ट सी के, क्या बात है, मतलब लॉटरी लग गई अगर आपने 2017 की एग्जाम दी होती तो। और साथ ही साथ आपको एक और क्वेश्चन आगे आएगा, और इसमें आपके ऑप्शंस थे ए 0 2 and 4 are eigenvalues of A। ऑप्शन बी था डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0। सी है कि A इज नॉट डायगोनलाइजेबल, और ऑप्शन डी है ट्रेस ऑफ A इक्वल्स टू 8। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन जब आप सॉल्व करते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना सिंपल है और कितना नहीं है। इसको सॉल्व करने से पहले हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू के का मतलब क्या होता है कि भाई लैम्बडा एक आइगन वैल्यू है ए की, जिसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? के है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेफिनेटली पता होना चाहिए। वो बस क्या कर रहे हैं नेट की एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, कंसेप्ट वही है, डेटा वही है, बस उसको अलग फॉर्मेट में आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको वो समझ में आना चाहिए। और आपको दिया है रैंक ऑफ ए इज 3, जिसका क्लियर मतलब है कि आपकी एक आइगन वैल्यू तो 0 ही होगी।
अब चलो सॉल्व करते हैं। हमें ए दिया है 0, 2 and 4 ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। साथ ही साथ हमें दिया है कि डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ ए माइनस 2i इक्वल्स टू 2, जिसका क्लियर मतलब है कि 2 एक आइगन वैल्यू है। इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? 2 है। अब ज्योमेट्री अगर 2 है तो एल्जेब्रिक 2 या तो उससे बड़ी ही होगी। हमारे पास रिजल्ट है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। सेकंड हमें दिया है डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ ए माइनस 4i इक्वल्स टू 4, तो 4 एक आइगन वैल्यू हो जाती है जिसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो एल्जेब्रिक 1 या तो उससे बड़ी होगी। अब अगर 2 की ज्योमेट्रिक 2 है, 4 की ज्योमेट्रिक 1 है, तो मतलब 3 आइगन वैल्यूज हो गई 4, 2, 2 और एक आइगन वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है 0। तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे कि हमें 4 आइगन वैल्यूज मिल गई 0, 2, 2 एंड 4। हमें वही बोला है कि 0, 2 एंड 4 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। भाई हाँ, ये सही है। बच्चे इसको गलत टिक करके आए थे। उन्होंने बोला सर 2 तो 2 बार आ रहा है, लेकिन उन्होंने ऊपर कहाँ बोला कि 2 टाइम्स से एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के साथ। उन्होंने फिर क्या बोला कि 0, 2 एंड 4 आर आइगन वैल्यूज। हाँ, 0, 2 और 4 आइगन वैल्यू है, तो वहाँ पे आप ध्यान रखो, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। फिर देते हैं ऑप्शन बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0। ये सीधा सही हो जाता है क्योंकि 0 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 विल बी इक्वल्स टू 0, तो ये सही है। और ऑप्शन डी हम तो दिया है ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 8। मैं ऑप्शन सी बाद में डिस्कस करूंगा क्योंकि वो थोड़ा लंबा है। तो पहले ऑप्शन डी को ले लेते हैं कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 8। सारे आइगन वैल्यूज ऐड कर दो, 8 आ जाएगा, तो डी भी आपका करेक्ट है। तो ए, बी और डी तो करेक्ट हो गए। अब बच्चों को लगता है कि सर ए बी डी करेक्ट है तो सी भी करेक्ट ही होगा। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? चलो देखते हैं। हमें बोला है सी में ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, तो एक टेबल बना लो। आज मैं रफ वर्क में छोड़ा था। इसमें आइगन वैल्यूज आपके पास है 0, 2 और 4। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है 1, 2, 1, 0, 2, 4 की, तो ज्योमेट्रिक भी है 1, 2, 1। तो हमारे पास वेल नोन रिजल्ट है कि अगर आइगन वैल्यूज की एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम है हर एक आइगन वैल्यू के लिए, तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो आपके करेक्ट आंसर हैं ए, बी और डी, क्योंकि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल। अब लेते हैं क्वेश्चन 15, जो कि है हमारा दिसंबर 2017 पार्ट सी का क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया है लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। और आपको ऑप्शंस दिए हैं ए इज नेसेसरीली डायगोनलाइजेबल ओवर आर। फिर आपको सेकंड ऑप्शन दिया है if A has distinct real eigenvalues, then it is diagonalizable over R. थर्ड है if A has distinct eigenvalues। देखो ऊपर आपको वर्ड दिया था real, नीचे वो वर्ड नहीं दिया है real, लेकिन फिर क्या दिया है कि if A has distinct eigenvalues, then it is diagonalizable over C set of complex numbers, and D if all eigenvalues of A are non-zero, then it is diagonalizable over C। इसको सॉल्व करते हैं हम। चलो ऑप्शन ए से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि ऑप्शन ए दिया है ए इज नेसेसरीली डायगोनलाइजेबल ओवर आर। ये गलत है। आप एक मैट्रिक्स ले लो जिसमें डायगोनल पे आपको एंट्रीज लेनी है 1, 1, 1 और एक एंट्री जो कि नॉन डायगोनल है और फर्स्ट रो की फर्स्ट लास्ट एंट्री है जो है 1। तो आपका ये मैट्रिक्स नॉट डायगोनलाइजेबल होगा क्योंकि इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल नहीं है आइगन वैल्यू 1 के लिए, क्योंकि उसकी एल्जेब्रिक है 3, तो ज्योमेट्रिक आपको मिल जाएगी 2। तो ए इज नॉट करेक्ट। फिर ऑप्शन बी आपको दिया है इफ ए हैज डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज देन इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। अब ये सही है कि एज वी हैव अ रिजल्ट दैट मिनिमल पॉलिनोमियल हैज डिस्टिंक्ट फैक्टर्स देन इट इज डायगोनलाइजेबल। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल के पास डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, तो ये सीधा सही हो जाता है। फिर ऑप्शन सी इफ ए हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज देन इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी। यहाँ पे भी वही है लेकिन इसमें सी बोला है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर ऑप्शन सी में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा रियल फिल कर दिया होता तो वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों आपके करेक्ट हो गए। ए नॉट करेक्ट था। अब बचता है ऑप्शन डी, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर नॉन जीरो देन इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी।
जैसा कि हमने ऑप्शन ए को काउंटर एग्जाम्पल दिया था, वही काउंटर एग्जाम्पल हमें काम आएगा ऑप्शन डी के अंदर। इसकी हर एक आइगन वैल्यू 1 1 1 है, नॉन जीरो है, लेकिन फिर भी ये डायगोनलाइजेबल नहीं है सी के ऊपर, तो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। अब लेते हैं हमारा 16th क्वेश्चन कि लेट m इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विथ एंट्रीज 1 -1 1 2 1 4 एंड -2 1 -4 given that 1 is an eigenvalue of m then which among the following are correct। और ये पूछा गया था दिसंबर 2018 में पार्ट सी के अंदर। चार ऑप्शंस में से फर्स्ट है द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ m इज x minus 1 and x plus 4। सेकंड है द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ m इज x minus 1 whole square into x plus 4। थर्ड इज m इज नॉट डायगोनलाइजेबल। और आपको फोर्थ दिया है d m इनवर्स इक्वल्स टू 1/4 इंटू m प्लस 3i। इसको बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए कह रहा है मिनिमल पॉलिनोमियल इज x minus 1 इंटू एक्स प्लस 4। आप x की अगर रिप्लेस कर दो m से तो m minus 1 इंटू एम प्लस 4, आपको दो मैट्रिक्स मिलेंगे। इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करो और चेक करो ये जीरो है कि नहीं आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स आएगा, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं बनेगा, तो आपकी मिनिमल पॉलिनोमियल ये नहीं हो सकती है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। तो सीधी बात है बी करेक्ट ही होगा, लेकिन फिर भी हमको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मिनिमल पॉलिनोमियल m की क्या होगी x minus 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4। तो आप क्या करो m minus 1 स्क्वायर इंटू एम प्लस 4 मल्टीप्लाई करो, तो तीन मैट्रिक्स मिलेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एक जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। फिर ऑप्शन सी कह रहा है m इज नॉट डायगोनलाइजेबल। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी आइगन वैल्यू है जो रिपीट हो रही है 1, उसकी हम नलिटी से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि 4 तो एक ही बार है तो उसकी नलिटी तो 1 ही होगी। तो नलिटी ऑफ m माइनस 1 आई या i, तो नलिटी ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी एंट्रीज है 0 -1 1 2 0 4 और -2 1 -5। अब मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी नलिटी आपको मिलेगी 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, क्योंकि वो वही बोल रहा है कि m इज नॉट डायगोनलाइजेबल। तो हाँ, ये सही है। वहाँ पे आपको वर्ड्स में बहुत ही ध्यान रखना है। और लास्ट ऑप्शन आपके पास डी है कि m इनवर्स इक्वल्स टू 1/4 m प्लस 3i। आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी, तो m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 4i इक्वल्स टू 0। आप सबको ये फाइंड करना आता है और आपको ये भी पता है कि आपका m है वो इन्वर्टिबल है, क्योंकि उसके पास एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है। तो m इनवर्स से इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा m इनवर्स इक्वल्स टू 1/4 माइनस m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 7i। तो आपका डी है वो नॉट करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने कहा है m इनवर्स इक्वल्स टू 1/4 m प्लस 3i। तो आपके करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। अब लेते हैं हमारा 17th क्वेश्चन जिसमें दिया है लेट a belongs to M3R and let x equals to c belongs to GL3R where c AC inverse is triangular, then x is not equals to empty set B. If x is equals to empty then a is not diagonalizable over c। c दिया है if x is equals to empty then a is diagonalizable over c, और d है if x equals to empty then a has no real eigen values। ये पूछा गया था दिसंबर 2019 पार्ट सी के अंदर। चलो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी और रिजल्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। हमारे पास पहली डेफिनेशन आती है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। वो क्या होता है, तो एनी मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या तो फिर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल। सेकंड, GL3R का मतलब इट इज द सेट ऑफ 3 क्रॉस 3 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ओवर R, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म्स हमें पढ़ने पड़ेंगे कि वो भी इसके अंदर हमें आएंगे। जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी सिमिलर टू अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स D such that D equals to PAP inverse over the field F if eigenvalues of A are in the field F। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। अब ऑप्शन ए है x इज नॉट इक्वल टू एन एम्प्टी सेट। तो आप एक मैट्रिक्स कंसिडर करो A, इसकी एंट्रीज है 0 0 -1 1 0 0 और 0 1 0। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी A की
लैम्बडा क्यूब माइनस 0 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 0 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये मैट्रिक्स कैसे बनाया? तो जैसा कि मैंने पहले बोला था, प्रैक्टिस से ही बनेगा। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते काउंटर एग्जाम्पल सी, आपको वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि लैम्बडा क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपको रूट्स मिलेंगे लैम्बडा प्लस 1 इंटू लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपकी आइगन वैल्यूज हो जाएगी -1, फिर 1/2 माइनस आई रूट 3/2 और थर्ड हो जाएगी 1/2 प्लस आई रूट 3/2। यहाँ पे 3 आइगन वैल्यूज है, तीनों डिस्टिंक्ट है पर वो कॉम्प्लेक्स है। तो ए कैन नॉट बी सिमिलर टू एनी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ओवर आर। आर के ऊपर वो ट्राइंगुलर नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी कुछ आइगन वैल्यूज क्या है, कॉम्प्लेक्स आ रही है। तो आपका ऑप्शन ए है वो फॉल्स है। मतलब क्या होगा कि एक्स आपका एक एम्प्टी सेट है। अब बी, सी और डी में तो वही दिया है कि एक्स इज एम्प्टी, देन ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर सी। सी में दिया है इफ एक्स इज इक्वल टू एम्प्टी देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी, और डी है इफ एक्स इज इक्वल टू एम्प्टी देन ए हैज नो रियल आइगन वैल्यूज। बी और सी तो एक दूसरे के ऑपोजिट सी है। अगर बी सही है तो सी सही नहीं हो सकता, और अगर सी सही है तो बी सही नहीं हो सकता है, और डी भी उसके ऊपर ही हो जाएगा हमारा सवाल। अब हमें मिल गया कि एक्स इज नॉन एम्प्टी और ए के पास आइगन वैल्यूज क्या है, तो -1, 1/2 माइनस आई रूट 3/2 और 1/2 प्लस आई रूट 3/2। तो क्लियरली आपका जो ए है वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा सी के ऊपर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। और आपके पास ए एक 3x3 मैट्रिक्स था तो इसकी 3 आइगन वैल्यूज है। अब कॉम्प्लेक्स आपको पेयर में मिलेगी तो पक्का बात है कि भाई एक आइगन वैल्यू तो रियल ही मिलेगी। यहाँ पे वो -1 है। जो मैट्रिक्स मैंने लिया है उसमें -1 मिल रही है। अगर आप कोई और मैट्रिक्स ले रहे हो तो आपको कोई और रियल आइगन वैल्यू पक्का मिल जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जून 2011 से लेकर दिसंबर 2019 तक के। एक आध क्वेश्चन अगर स्किप हो गया होगा तो आप उसको चेक कर लेना। एक ये भी जून 2018 में था और जून 19 में होगा, पर वो सिमिलर था। नील पोटेंट मैट्रिक्स थे या तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे, और आप इजीली उसको चेक कर सकते हो कि वो डायगोनलाइजेबल है ही नहीं है। और हाँ, कल आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है जो कि सबसे बेस्ट होगा, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जिसमें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 100 पार्ट ए के क्वेश्चंस और 1000 पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशंस और काउंटर एग्जांपल्स। और जो रिजल्ट हमने ऐसे यहाँ पे लिनियर में यूज़ किए वैसे आपके पास एब्स्ट्रैक्ट में है, कॉम्प्लेक्स में है, और उसी तरह से आपको ओडीपीडी में या तो फिर रियल एनालिसिस में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो वो सारे रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, वो आएगा कल। इसका डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको इसके अपडेट्स जानते रहना है तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब में, टेलीग्राम में। आपको पूरा अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो भी आप ले सकते हो, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। थैंक यू।